नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये अलग बात है कि ये अंग्रेजी नववर्ष है, लेकिन भारतीय संस्कृति है, हम सबको महत्व देते हैं और इसीलिए नया साल आप सभी का खुशियों भरा रहे, उत्साह से आप मनाइए भी इसे। और जितनी सफलता आप हासिल कर सकते हैं 2026 से, वो आपको मिले भी। पर हमेशा मैं कहती हूँ कि अगर कहीं कुछ बाधा है, अगर कहीं कुछ त्रुटि हो सकती है, तो उसे ठीक करने का रास्ता भी भारतीय ज्योतिष हमें दिखाता है। इसलिए 2026 की शुरुआत में ही इंगित करने की हम कोशिश करेंगे कि पूरा 26 आपका कैसा बीतने वाला है, क्या सफलताएं आपको मिलने वाली हैं और कहाँ कहाँ थोड़ी सी असफलता की झलक अभी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही रेमेडी भी आपको मिलेगी, क्योंकि जो ज्योतिषाचार्य मेरे साथ आज पॉडकास्ट में मौजूद हैं, वो अपने ज्ञान के चलते ही पहचानी जाती हैं। चिंतामणि एसकेटी पर पहले आप उन्हें देख चुके हैं, बहुत सारा स्नेह आपने दिया था। एक बार फिर से चलिए स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और स्पिरिचुअल काउंसलर मनीजा आहूजा जी। बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू शालिनी, इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर। आपके चैनल पे आना हमेशा मेरे लिए हमेशा शुभ रहा है और दर्शकों के लिए भी शुभ ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्योंकि हमें 26 की चर्चा करनी है और ये पहली बार होगा कि हम बात करेंगे लोगों की पर्सनल लाइफ के ऊपर। पर्सनल प्रेडिक्शन आप आज पहली बार करेंगी मेरे साथ। तो उसके पहले मैं ये समझना चाहती हूँ कि 26 में क्या कोई खगोलीय घटना होने वाली है, कोई बड़ा ट्रांजिट है जिसका हम सब के जीवन पर कुछ असर पड़ेगा क्या? हाँ, देखिए, जब हम राशिफल की प्रेडिक्शंस करते हैं और साल भर के राशिफल की प्रेडिक्शंस करते हैं, तो हम मेजर प्लैनेट्स की मूवमेंट देखते हैं। अब चंद्रमा जैसे कि फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, चंचल है, वो तो हर महीने में 12 राशि कवर करेगा, वो तो फिर आपको मंथली हॉरोस्कोप्स में जाना पड़ेगा उसके लिए, है ना। पर जब हम साल भर की प्रेडिक्शंस लेते हैं, तब हम बृहस्पति, शनि और राहु केतु के अक्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ग्रहण विचार भी इम्पॉर्टेंट विचार है, मगर फिर बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, तो ग्रहण विचार एक अलग से किया जा सकता है। मगर अगर हम बृहस्पति को समझें, और मैं ये आपके ही पॉडकास्ट में पहले भी बता चुकी हूँ कि 2025 से 2032 बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। और नॉर्मली बृहस्पति समझ लीजिए 11 से 12 साल में अब पूरा जो 12 राशियों का जो सर्कल है उसको कंप्लीट करते हैं। मगर अब 2025 से 32 अतिचारी बृहस्पति, अब ये 8 साल जो हैं, 7-7.5 साल, इसी में 12 राशियाँ कवर हो जाएंगी, है ना। तो ये अतिचारी फास्ट फॉरवर्ड मोशन है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये फास्ट फॉरवर्ड कोर्ट्स की तरह है, जस्टिस भी फास्ट फॉरवर्ड ही डिलीवर होगा, है ना, क्योंकि देव गुरु हैं। और अतिचारी बृहस्पति समझ लीजिए जैसे एक कार्मिक बैलेंस है, या जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसको बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में ले आएंगे, जैसे इवेंट्स सडनली फ्रक्टिफाई होने लगेंगे। ऐसा 25 से 32 का पीरियड। और इसी के बीच में अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी देखें, तो जिसे कहते हैं तख्ता पलट, हाँ, या मल्टीपोलराइजेशन, ये प्रकार की चीज़ें अब ये 25 और 32 अगर आप देखेंगे तो 32 के बाद वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की कगार पर आएगा। और 34 तक आपको वर्ल्ड ऑर्डर, जिस तरीके से आज की डेट में कंट्रीज और पावर्स स्टैक्ड हैं, 32 के बाद आप समझ जाएंगे, आपको ये इस बात की जिसे कहते हैं आहट हो जाएगी कि वर्ल्ड ऑर्डर ही चेंज होने को है। और 34 से पावर्स की स्टैकिंग ही बदल जाएगी। आज जो पावरफुल है, आप देखेंगे धीरे धीरे वो नीचे आएगा, और जो नीचे है या जो मिड लेवल पे है, अब वो ऊपर जाएगा। पोलराइजेशन के प्रिंसिपल्स बदल जाएंगे, और जैसा मैंने कहा मल्टीपोलराइजेशन होगी। हाँ। अब किसी एक की धांधली नहीं चलेगी। अच्छा, है ना। तो ये आपको अब यूएस की, जैसे मैं यहाँ पर ये हाँ, बात है, अब वो धांधली नहीं चलेगी। अब वो डॉन जो है वो एक नहीं रहेगा, अब सब अपनी जगह के राजा हो जाएंगे। अभी तक कुछ तो अमेरिका, रशिया, कुछ हद तक चाइना, मतलब कुछ हद तक। देखिए, चाइना के बारे में तो मैं आप ही के चैनल पे बता रही हूँ कि पहले भी बताया मैंने कि ये जो डेकेड आप 30 तक आप देख लीजिए, ये सिर्फ ये 2020 से शुरू हुआ, जो कि कोरोना का एक उद्गम स्थान अगर हम कहें, वहाँ से शुरू हुआ। तो वहाँ से अब ये इट्स अ डाउन स्लाइड,
ये अब कहानी ऊंची नहीं उठने वाली है। अब तो आप देखेंगे बाय द टाइम इट्स 2030 आपको आहट हो जाएगी कि भारत अब बहुत आगे जाने वाला है अक्रॉस वेदर इट्स स्पेस, इट्स टेलीकम्युनिकेशंस, इट्स मेडिसिन। बहुत ऊंची उड़ान है अब। हाँ, भारत के लिए बहुत ऊंची उड़ान है। तपोभूमि की अब बड़ी ऊंची उड़ान होने वाली है। शानदार। तो ये हम 32 तक होता हुआ देखेंगे। आप ये 32 तक होता हुआ देखेंगे। 32 तक 30 के बाद आहट है, 32 के बाद पूरी माने पता लग जाएगा, और 34 के बाद तो स्टैकिंग ही बदल जाएगी। तो 34 से वो जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम अब चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, फिर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। चौथी अर्थव्यवस्था भी आप देखें जून 2027 से पहले भारत बन जाएगा। वो क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि भारत की वृषभ लग्न की कुंडली के लिए जो कुंभ राशि है वो दशम भाव में आती है, और 23 और 24 में शनि का गोचर इसी भाव में रहा, और अब मीन भाव में चलेगा, मीन राशि में चलेगा जून 2027 तक। मीन जो कि वृषभ लग्न की इस कुंडली के लिए एकादश भाव है, और यहीं पर वक्री मार्गी यानी कि दशम एकादश के बीच का ये जो खेल है, यही भारत को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बना देगा जून 2027 से पहले। क्या बात है। और अगर ऐसा हो गया तो मोदी जी कह रहे हैं 2047 तक हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो मुझे लगता है फिर वो भी बहुत पहले हो जाएगा। 20 साल 47 तो नहीं आता दिखता, क्योंकि आहट जो है, हाँ। मैं कहूँगी जो एक शंखनाद है भारत की बढ़त का, वो तो आप 2030 को एक पिवटल पॉइंट समझें उसके लिए। अच्छा, क्या बात है। तो जिन लोगों को डाउट हो रहा था कि ये हवाई बात है या वाकई ये सच होगा, तो ज्योतिष भी इसी ओर इशारा कर रहा है कि ये होगा, और बहुत जल्दी होगा। जो टाइमलाइन सेट की गई है, जो टारगेट सेट किया गया है, उसके बहुत पहले ही होता हुआ ये दिखाई दे रहा है। हाँ, ये होगा, मगर ये ध्यान रखिए कि भारत को भी युद्ध की तरफ जाना होगा। ऐसा 2029 से ये एक्शन पॉइंट दिखता है। जून 2029 से ये एक्शनेबल है, जब भारत की राशि में राहु, जो कि दोबारा से बोल रही हूँ इस बात को। अब देखिए, ये भी जानिए कि 2029 से भारत को भी युद्ध की तरफ मुड़ना होगा। बहुत ही स्ट्रेटेजिक कॉल्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि जब शनि वृषभ राशि में प्रवेश करता है, और मिड ईयर 29 में भी प्रवेश करेगा वृषभ राशि में शनि, कुछ महीने के लिए रह के फिर वक्री, और फिर जून 2030 से पूरी तरीके से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे शनि। जब ऐसा होता है तो भारत के लिए एक थोड़ा सा कठिन समय आता है, क्योंकि वृषभ राशि में ही शनि रोहिणी नक्षत्र में जब गोचर करते हैं तो थोड़ा सा एक टफ टाइम आता है। तो बहुत ही, जैसे कहते हैं, इस पोलराइज्ड वर्ल्ड में भारत को भी बहुत ही टफ कॉल्स लेनी होंगी। तो ये समय अगर लार्जर आर्क देखें तो जून 29 से जून 32 लार्जर ब्रॉडर आर्क देखें, बट डेफिनेटली बिटवीन जून 30 एंड जून 32। तभी मैंने कहा आहट 30 से सुनाई देगी और 32 से गहरी होगी। मैं एक चीज़ हमेशा समझना चाहती हूँ, जब आप या कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि युद्ध जैसी स्थिति बनेगी या युद्ध होगा, कि भारत अब वो देश है जो एयर स्ट्राइक करता ही रहता है, जो पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके हैं जहां आतंकी रहते हैं वहां हमला करता ही रहता है। तो उससे तो हम युद्ध नहीं कह रहे ना, जैसे ऑपरेशन सिंदूर था वो युद्ध नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर को हम युद्ध नहीं कहेंगे, वो तो आप एक सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक के एरिया में रहेगा, और ऐसा तो अभी बार बार होगा। अभी POK आएगा, अभी आप जानिए, वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर जो है उसकी अभी झलक बाकी है, अभी वो पूरा नहीं हुआ। अभी भी अगर आप देखें 15 अगस्त 2025 से 15 अगस्त 2026 ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और आउटर कॉन्फ्लिक्ट का ये साल है, ठीक है। ये वर्षफल भी अगर हम भारत का देखें 15 अगस्त 25 से 15 अगस्त 26, इसमें नवंबर, मेरी ये पुरानी प्रेडिक्शन है, 1 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में धमाका है। ये मैंने मार्च में प्रेडिक्ट किया था जी। अब भी आप जानिए कि मार्च तक स्थिति गंभीर बनी हुई है, जनवरी से जून 2026 कोई अच्छा पीरियड नहीं है। अच्छा इन द सेंस, इसमें भी एक एयर स्ट्राइक की तरफ या एक सेकेंड पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर इसमें एक्टिवेट हो सकता है। और इसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जिसमें कम्युनिटीज़ आपस में अब वो बाहर के सोर्सेज हैं जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कराएं हमारे देश में, तो ये आप जानें कि वो बिल्कुल अब ये जनवरी से जून ये कहानी बनी हुई है। इसमें भी अगर हम देखें तो मिड जनवरी से मिड मार्च है थोड़ी परेशानी।
तो मैं अब 29 से 32 वाली जो आपकी प्रिडिक्शन है जिसमें आप ये कह रही हैं कि युद्ध होगा, तो मैं ये समझूं कि युद्ध होगा का सीधा मतलब है करगिल जैसा जैसे युद्ध कि होगा? चाइना अटैक करे। इंडिया। आप सारे युद्ध को इधर मत देखें कारगिल के तरफ। नहीं, मेरा ये और कहने भी का मतलब है। है युद्ध होगा का मतलब युद्ध- फुल फ्लेजेड युद्ध होगा। फुल फ्लेजेड युद्ध की कहानी ये है कि रोका तो बीच में जा सकता है, मगर कोई आप पर मिसाइल दाग देगा। अभी क्या हो रहा है, कोई मेजर आपको इशू दिखा नहीं है ना, अभी आपने देखा नहीं, आपने कहा नहीं कि हमारे यहाँ कहीं गिरी है कुछ, हाँ, right. है ना, तो वो आप तब कहेंगे। मैं याद रखूंगी ये प्रेडिक्शन, और नहीं, मैं ये तो- हमेशा कहती हूँ अपने व्यूअर्स को भी कि आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में सेव करिए इस पॉडकास्ट को, क्योंकि पिछली बार भी जब हमने मनीषा मैम के साथ पॉडकास्ट किया था तो उन्होंने 2032 तक का प्रेडिक्शन किया था। मोस्टली हम जब किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं तो 26 का प्रेडिक्शन करके हम वहाँ पर थम जाते हैं, लेकिन ये बहुत टाइमलाइन इस पॉडकास्ट की प्रेडिक्शन की भी बहुत आगे तक है, तो ये संभाल कर रखने वाली चीज़ है। मैं एक चीज़ और मैम समझूँ, उसके बाद हम राशि फल पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने अधिचारी बृहस्पति की बात की, आपने शनि की बात नहीं की। और हम जब भी कुछ बड़ी प्रिडिक्शन की बात करते हैं या सुर्खियों की, अगर है ना पत्रकार वाली भाषा में हम दोनों बात करें, तो शनि का कुछ भी करना हमेशा सुर्खियां बन जाता है, खबर बन जाता है। तो क्या 26 में भी वो सुर्खियां शनि के चलते बनेंगी क्या? हाँ, देखिए शनि को अगर हम समझें तो शनि अभी मीन राशि में अप्रैल 2025 से मीन राशि में शनि आ गए थे, उसके बाद वक्री हो गए जून में, और अभी नवंबर में फिर से मार्गी हो गए। ठीक है, अब इसमें वक्री मार्गी तो एक चीज़ है समझना, शनि का नक्षत्र बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शनि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है ना, 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, तो नक्षत्र का मूवमेंट समझना, शनि का उस राशि के अंदर जो नक्षत्र हैं उनको समझना बड़ा ज़रूरी है। अब शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से 20 जनवरी 2026 को निकल जाएंगे। पहले क्या कहते हैं, जब वक्री हुए थे तब वापस ये टर्न लिया पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की तरफ, और अब 20 जनवरी 2026 को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से निकल जाएंगे। ये बड़ा एक पुराना एनालिसिस, और यहाँ पर मैं एक पॉलिटिकल बात कर रही हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को देखा जाए तो जब भी ये शनि बृहस्पति के नक्षत्रों में गोचर करता है, बृहस्पति का नक्षत्र सिर्फ एक नहीं है, पुनर्वसु भी बृहस्पति का, तीनों ट्राइड्स में देखा जाए पुनर्वसु भी बृहस्पति का नक्षत्र है, और विशाखा, और उसके बाद अब ये पूर्व भाद्रपद। जब ये, और ये एक बड़ा पुराना रिसर्च है मेरा, कि जब ये बृहस्पति के नक्षत्रों में शनि का गोचर होता है, तब प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत ही क्लिंचिंग पोजीशन या क्लिंचिंग विक्ट्री पाते हैं। अभी भी ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर था जब ये बिहार की इलेक्शंस चल रही थी, और मैंने बहुत से लोगों से ये बात कही, मगर वो कहते हैं ये क्रॉनिकल माने लिखकर या बात करके नहीं, माने वीडियो पर नहीं की, पर बहुत से पत्रकारों से, टेलीविज़न के लोगों से, मतलब चलते फिरते ये बात हुई कि ये होगा। मगर ये आने वाले समय के लिए भी एक हिंट दे रही हूँ उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, या जो बड़े सीरियस स्टूडेंट्स हैं, कि जब शनि का गोचर बृहस्पति के नक्षत्रों में होता है तो कैसे मोदी जी के लिए एक अच्छा समय होता है। ठीक है, अब 20 जनवरी को पूर्व भाद्रपद से शनि निकल जाएंगे, ये मीन राशि में ही हैं, अभी वक्री थे, मार्गी हो चुके हैं। 20 जनवरी को पूर्व भाद्रपद से निकलकर उत्तर भाद्रपद में आ जाएंगे। उत्तर भाद्रपद जो है वो शनि का ही नक्षत्र है। ठीक है, अब आप इसको भारत पे भी अगर समझें तो वृषभ लग्न की कुंडली के लिए उत्तर भाद्रपद का जो ये पूरा प्रवेश रहेगा, ये फायदेमंद है, क्योंकि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, क्योंकि शनि अपने नवम और दशम भाव के नक्षत्र में एकादश भाव में गोचर करेंगे। इसको पढ़ने के लिए ऐसे बोलते हैं, मैं जानती थोड़ा टेक्निकल है, मगर इसको ऐसे पढ़ा जाता है। तो इसका मतलब उत्तर भाद्रपद का ये जो प्रवेश है ये पॉजिटिव रहेगा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी। अब 20 जनवरी से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, शनि के नक्षत्र में प्रवेश हो जाएगा शनि महाराज का। हाँ। ठीक है, अब कब तक रहेगा ये? 17 मई तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। 17 मई से 9 अक्टूबर रेवती नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र है, और फिर 9 अक्टूबर से आगे अगर हम चलें तो फिर से वक्री होने के कारण फिर से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आ जाएगा। तो 3 तो नक्षत्र ऐसे, मतलब वैसे 2 हैं, हाँ। मगर उत्तर भाद्रपद से रेवती और फिर उत्तर भाद्रपद, ये नक्षत्रों का प्रवेश रहेगा। ठीक है, और इसमें अगर देखें तो शनि वक्री हो जाएंगे
2026 में 27 जुलाई से वक्री होंगे और ये 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। जब ये वक्री होते हैं मीन राशि में तो ये पिछली राशि का एक इफेक्ट लेते हैं, कुंभ का, है ना। तो अगर आप देखें भारत की कुंडली के लिए फिर से ये समय ठीक है। ये जो पिछला इफेक्ट लिया, क्योंकि कुंभ जो है वो दशम भाव है, माने जस्ट टू गिव अ पर्सपेक्टिव। तो अर्थव्यवस्था के लिए अगला साल फिर भी डिसेंट, इट्स अ गुड ईयर। मैं अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखती हूँ जून 2027 के बाद, वहां से एक डिप आता है। उससे पहले ठीक है, बट ये 2026 का साल ठीक है अर्थव्यवस्था के लिए भारत की, ठीक है। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब ये तो था नक्षत्रों का मूवमेंट। अब इसमें बृहस्पति को भी देखें। बृहस्पति अधिचारी हैं और अगले साल 3 राशियों में प्रवेश करके वक्री मार्गी 3 राशियों में, जैसे अब साल की शुरुआत में मिथुन राशि में वक्री बैठे हैं बृहस्पति, ठीक है। अब ये 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे, मगर रहेंगे मिथुन में ही। बेसिकली 2 जून तक, साल की शुरुआत से 2 जून तक बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में है, ठीक है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में एग्जॉल्ट करेंगे और नवंबर दिसंबर के मास में सिंह राशि में बृहस्पति का गोचर रहेगा, ठीक है। तो एक साल में, अगले साल में 3 राशियों में आपको शेड दिख जाएगा। तो आप कहेंगे कि, इसलिए मैंने कहा मूवमेंट, जो इवेंट्स का भी मूवमेंट है वो एकदम से माने इट्स एक्टिवेटेड, जिसे हम कहते हैं कि काल चक्र की तो खैर जो गति है सो गति है, मगर कई बार आप कहते हैं कि इवेंट्स जो हैं वो फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में होते हैं। सो ये वो समय है। महाभारत के युद्ध में बृहस्पति अतिचारी थे, तो जब जब ऐसा होता है, बृहस्पति अतिचारी और शनि वक्री, जब ऐसा होता है तो युद्ध के बादल मंडराते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन कब बैठता है? अगले साल 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में फिर से युद्ध के बादल मंडरा। ये सिर्फ मैं भारत की बात नहीं कर रही हूँ, जनरली बता रही हूँ। बृहस्पति अतिचारी और शनि वक्री, ये वर्ल्ड ओवर आप देखेंगे इस समय उन्माद की स्थिति उठती है। 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 आपको ऐसा दिख जाएगा। मैं हमेशा अतिचारी गुरु का जब एग्जाम्पल देती हूँ तो यही कहती हूँ कि हम भी अगर ओवर स्पीड गाड़ी चलाएं तो किसी को वॉमिट शुरू हो जाती है, जो पैसेंजर साथ में हो। इसको आप बुरा मत समझें। जैसा कि मैंने कहा, फास्ट फॉरवर्ड कोर्ट्स की तरह हैं, डिलीवर करेंगे जस्टिस को स्विफ्टली। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बुरा ही होगा हमेशा, अच्छा भी तेज गाड़ी चल रही है, नहीं। ये कुछ इवेंट्स हैं जिनको हम जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच पहुंचे। अब वो गंतव्य जो भी डिवाइन स्कीम ऑफ थिंग्स में निर्धारित है, हाँ, इसको ये ना कहें कि ये बुरा है ना। नहीं, ये बुरा क्यों है? अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि जब जब बृहस्पति अतिचारी होते हैं और शनि वक्री होते हैं तो वर्ल्ड ओवर उन्माद की स्थिति है। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी से लड़ने के लिए तैयार होगा। ये आम लोगों में भी होगा। आम लोगों में मैं इसको नहीं कहूँगी, ये मेदिनी ज्योतिष का प्रिंसिपल है। इसको आप ऐसे इंडिविजुअल्स पे या घर के कलह कलेश में इसको हम नहीं देखेंगे। हम इसको कंट्रीज, राष्ट्र की कुंडली पर पढ़ते हैं। तो राष्ट्र में जैसे बहुत उन्माद की स्थिति उठना, जैसे मैं बार बार कहती हूँ अब ये कि मुस्लिम और क्रिश्चियन कंट्रीज के लड़ने का समय आ चुका है। ये पोलराइज हो जाएंगी और इसमें क्रिश्चियन कंट्रीज जो हैं वो हावी हो जाएंगी। ये पूरा ट्रेंड रहेगा आने वाले 7 साल का, ये जान लीजिए। तब हम पर्सनल एस्ट्रोलॉजी पे आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत एक्साइट हूँ क्योंकि पहली बार मैम के साथ हम राशि फल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और शुरुआत में ही आपको, जैसा मैंने कहा था कि ज्ञान का भंडार है मनीषा मैम, और उस सागर में से अपने गागर को भरने की अब ये कोशिश रहने वाली है। हम मेष राशि के साथ शुरू करें, और सवाल मेरा इसमें ये भी है कि ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर को मैंने ये कहते सुना है कि क्योंकि मेष राशि पर शनि की 7.5 अब शुरू हुई है तो थोड़ा कष्ट, थोड़ी दुविधा तो रहेगी इनके लिए। तो आप भी ऐसा मानती हैं? देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि 7.5 में अगर हम प्राइम मिनिस्टर्स के चार्ट्स को पढ़ें या चीफ मिनिस्टर्स के चार्ट्स को पढ़ें, या जब लोगों को प्रमोशन मिलती है और उनका सडनली वर्क का जो दायरा होता है वो बहुत बढ़ जाता है, तो 7.5 चल रही होती है उनकी। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, हाँ। मगर कार्य का दायरा बढ़ जाना, प्रेशर आ जाना। अब आप कई बार देखेंगे लेडीज बच्चे डिलीवर करती हैं 7.5 में, एकदम से प्रेशर आता है काम का। ओह, अभी तो हम 2 थे, अब सडनली, और अगर कोई लेडी ट्विंस डिलीवर कर दे तो फिर उसको वो काम ऐसे कर रही होती है जैसे बिल्कुल 7.5
तो 7.5 में आपको पुश किया जाएगा, आपको अपनी लिमिट तक स्ट्रेच किया जाएगा, आप स्ट्रेच हो जाइए। योगा है ना, योग के आसनों में आप अपने आप को स्ट्रेच करते हैं और तब प्राणिक वायु उन सुप्त सेल्स में भी पहुंच जाती है। स्ट्रेच का क्या मतलब है? स्ट्रेच तो मैं साधारण तरीके से समझा रही हूँ, बड़े गहरे हैं योग के ये रहस्य, बड़े गहरे हैं, इससे क्या क्या नहीं हो जाता। मगर आप जब स्ट्रेच करते हैं, जो तो सुप्त अवस्था में भी जो बैठे हैं सेल्स, वो भी प्राणिक वायु लेके जागृत हो जाते हैं। यू गिव इन टू द स्ट्रेच, आप उसमें समर्पित हो जाते हैं। तो समर्पित हो जाइए इस स्ट्रेच में। ये शनि का स्ट्रेच है। ये आपको बताएगा आपकी आखिरी दम तक आपकी हिम्मत कितनी आपको खींचेगा। कहते कंधे देख के ही कई बार विषम परिस्थितियों में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अब आप मजबूत हैं, अब भार उठाइए। तो ये वो स्ट्रेच है, समर्पित हो जाइए इस स्ट्रेच को। अगर आपको कार्य करना है तो कार्यरत हो जाइए। अगर आप इसको देखेंगे ऐसे स्पेक्टेटर की तरह, अच्छा मेरी मुसीबत आ रही है, मैं मुश्किल में पड़ रहा हूँ, मैं क्या करूँ, गिव इन टू इट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप काम कर लीजिए ना। हाँ। थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी को झुका लीजिए, थोड़ा खिंच जाइए, मान लीजिए। इससे आप बिल्कुल, आप पहले ऐसे थे कि अब आपको पता है आपको 15 काम एक साथ देखने हैं। आ जाइए ना उस अवस्था में। एवोल्यूशन की भी तो स्थिति बना रहा है ना ये। मैं रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी शनि की 7.5 भी जब शुरू हुई थी तो अचानक से ऐसे ही मेरे ऊपर काम बहुत पड़ा, और एक ऐसा समय भी था जब मैं बिल्कुल रो देती थी कि अब तो नहीं हो पा रहा। लेकिन ये वो समय था जब मुझे सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, जब मुझे सबसे ज़्यादा पहचान मिली, जब लोगों ने जानना शुरू किया कि शालिनी कौन है। तो येस, इट इज़ ट्रू, आपने कहा कि वो लिमिट तक स्ट्रेच होगा, और वो काम के चलते ही हुआ। ना वो काम होता मेरे पास और ना मैं यहाँ पहुँचती। तो देखिए, ये बात को जानिए, आप समर्पित हो जाइए उस स्ट्रेच में। कई बार क्या होता है कि शनि आपको जैसे कोई एक मन पे एक भार की स्थिति दिलाता है। जैसे उस समय जब कार्य बहुत हो रहा होता है तो लोग आपको, हो सकता है उस समय आपको सराहे ना, काम बहुत है, आपको कहें तुमने ठीक नहीं किया, और आपको कॉन्स्टेंटली प्रेशर। मगर आप ये देखें कि जैसे हीरा निखरता है ना, तो ये आपको निखारता है। इसके बाद आप कुछ और शेड लिए सामने आते हैं, क्योंकि आपका सिस्टम अब जानता है कि मैंने ये भी, इसको भी पार किया, मैं ये भी कर सकता हूँ। आप ये देखिए ना, आपको अपना कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपका सेल्फ वर्थ भी बढ़ेगा। और अगर ये कई बार ये थोड़ा घुटन की स्थिति भी देता है, क्योंकि प्रेशर जब तेज़ होता है तो घुटन महसूस होती है, तो कोई बात नहीं, आप वर्शिप करें। हम कहते हैं हनुमान जी का वर्शिप जो है, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा। और देखिए, जब बहुत फंस जाए, मैं हमेशा कहती हूँ कुछ नहीं समझ आता, चलिया कीजिए। आप 40 दिन जाइए मंदिर चल के, वहाँ जाइए और वहाँ हनुमान जी को 7 हनुमान चालीसा सुनाइए। नहीं समय एक सुनाइए, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ चना गुड़ हनुमान जी को भोग चढ़ा दीजिए। 40 दिन मंदिर चल के जाइए। अब चाहे आप 40 दिन गुरुद्वारे चल के जाइए, मंदिर चल के जाइए, आपका जो भी धर्म स्थल है वहाँ जाइए। ये अपने आप में एक बड़ी क्विक रेमेडी है कार्य करने की। आप नियमित हो जाएं अपने आहार में, नियमित हो जाएं अपने आहार में। ये नहीं कि आपने फिर कुछ भी खाया आप कभी भी सोए, नियमित हो जाएं आहार में। और ये एक बना लें प्रक्रिया कि आप गए उस ऊर्जा के स्थल में, आप गए, क्योंकि ऊर्जा का स्थल है। देखिए, मंदिर, गुरुद्वारा, ये ऊर्जा के स्थल है, क्योंकि जहाँ बार बार जाप किया जा रहा है। और मंदिरों में तो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, वो तो बिल्कुल ही कनेक्शन है। तो आप जाइए, प्राण प्रतिष्ठित है वो मूर्तियां, माने उनमें वायु चक्र एक्टिवेटेड है। ये सिर्फ मूर्ति नहीं है, इस मूर्ति का वायु चक्र किसी ने प्राण प्रतिष्ठा की है, इसका मतलब वायु चक्र एक्टिवेटेड है। अब वो मूर्ति जो है आपकी, या वो जो जागृत देवी देवता है, वो बात भी आपकी, प्रार्थना भी सुनेंगे। उस जगह जाइए, वहाँ की आरती में हिस्सा लीजिए। नहीं ले सकते कोई बात नहीं, भगवान को भोग लगाइए, जाप कीजिए, चलिया कीजिए। 40 दिन हम कहते हैं, कई बार 40 दिन मुश्किल हो जाए, 21 दिन करिए। आप देखेंगे आपको बहुत, कई बार 7.5 में ये एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन भी आपको काफ़ी बेनिफिट देता है जब आप इस रास्ते पे चल पड़ते हैं। और समर्पित कर दीजिए अपने आप को, इस स्ट्रेच को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस ये जो एक अचानक से जोर पड़ता है सिस्टम पे, कोई बात नहीं। आप अपनी बेस्ट अपना जो आपका बेस्ट वर्जन है ना, अपने बेस्ट वर्जन पर आपको धक्का मारेगा बेस्ट वर्जन पर आने के लिए। और कई बार क्या है
कि देखिए आपने किसी को प्रताड़ित किया है, वैसे हम तो ये मान के चल रहे हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपने किसी को प्रताड़ित करा है, आपने अपने अच्छे समय में किसी स्त्री को तंग किया, जैसे ऑफिस में आप देखते हैं, आपका अच्छा समय है, आप पावरफुल हैं, आपने कहा अच्छा मेरी जूनियर है, ओहो उंगली उठाइए, तो अब आपकी 7.5 आएगी ना जब, फिर आपको लेसन भी सिखाएगी इस बात का। हाँ। फिर आपको अच्छे से पता लगेगा। फिर हम ये नहीं कह सकते गिव इन टू द स्ट्रेच। अब आपने जो किया है, अब उसको भुगतने का समय आएगा। फिर भुगतान आपको गहरा महसूस होगा, फिर आपको दर्द होगी, फिर आप यहाँ वहाँ भागेंगे, फिर आप कहेंगे अच्छा मैं कोई ये, आप क्विक रेमेडीज ढूंढेंगे। अब क्विक रेमेडीज जैसे आपके कर्म, जब आपने अपना कर्म किया और दूसरे के ऊपर उंगली उठाई, तब तो आपने नहीं सोचा था। अब जब आपके ऊपर आई तो आपको क्विक रेमेडी चाहिए, तो फिर अब आपको, फिर जब ऐसा होता है तो फिर बर्दाश्त करिएगा, क्योंकि 7.5 आपको आके वापस बताती है कि बेटा ये किया था तुमने, अब ये लो, अब लड्डू खा लो। तो मेष राशि वालों को ऐसी आंख खोल करके रखनी है, समझना है। मैंने ये सभी के लिए कहा, ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ मेष राशि। ये 7.5 का एक जनरल पॉइंट था जो मैंने बताया, पर कि मेष राशि ये ना कहे कि ओहो 7.5 ऐसी है, पर मैंने एक शेड का चेंज दिया। क्योंकि देखिए मेष राशि जो है, ये हम चंद्र लग्न भी, जो मैं आप प्रेडिक्शंस दे रही हूँ वो आप चंद्र लग्न से भी देख सकते हैं, यानी कि जन्म राशि से देख सकते हैं, और आप लग्न से भी देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मेष राशि का चंद्रमा ही लग्न में बैठा हो, हाँ, है ना। आपका मेष लग्न है, चंद्रमा आपका कहीं और हो सकता है। तो ये प्रेडिक्शंस आप अपने लग्न से भी और आप अपनी जन्म राशि से, दोनों से सुने। पर ऐसा नहीं होगा कि आपने मेष बताया और किसी की राशि संभवतः अगर सिंह है, तो दोनों सुनने चाहिए। फिर मेष लग्न का भी प्रेडिक्शन सुनना चाहिए और सिंह राशि, यानी कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। देखिए ये तो है ही है, एक अगर बहुत अच्छा निकल गया और दूसरा अगर थोड़ा खराब निकल गया, देखिए तो फिर इसमें क्या होता है कि तभी हम कहते हैं कि अपनी इंडिविजुअल कुंडली आप दिखाइए, क्योंकि 12 प्रकार की राशियां तो हैं, मगर 12 प्रकार की डेस्टिनीज नहीं है। क्योंकि अगर आप हमसे पूछे तो हम तो इसे आरूढ़ लग्न से देखते हैं, प्रोग्रेसिव लग्न से देखते हैं, प्रोग्रेस्ड लग्न से देखेंगे, इंदु लग्न से देखेंगे, लग्न से देखेंगे, चंद्र लग्न से देखेंगे। ज्योतिषी तो उसको ऐसे से, अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो फिर 12 प्रकार की डेस्टिनी हो जाएगी। मगर समझदार व्यक्ति दो सुननी चाहिए उसे, हमेशा अपने लग्न को और अपनी जन्म राशि को। आप कहीं पे भी अगर फॉलो करें तो ये दोनों करें, आइडियली फॉर एवरीबडी एनीवेयर। आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, अपना पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो आप अपनी जन्म राशि भी सुने, आप अपना लग्न भी सुने। मगर अगर आप कहें दोनों में से एक कौन सा, तो हम कहेंगे चलिए फिर आप, क्योंकि कार्यरत तो दोनों होने वाले हैं, बल्कि मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही अपना इफेक्ट दिखाते हैं। पर चलिए जन्म राशि से सुनना भी एक, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगी चलिए, वैसे तो मैं कहूँगी दोनों सुनिए, मगर चलिए फिर जन्म राशि से ही सुन सकते हैं अगर एक सुनना हो।